गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज आर पी वर्मा। आज हमारा टॉपिक रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ ए वैलिड हिंदू मैरिज। क्योंकि स्टूडेंट्स पहले हमने कंडीशंस ऑफ ए वैलिड हिंदू मैरिज पढ़ा, भी हमने एक्स और वाई की शादी करवा दी। तीन बड़ी बड़ी बातें आपको उसमें ध्यान रखनी थी जो मैंडेटरी थी। कंसेप्ट ऑफ मोनोगेमियस मैरिज, सपेंडर रिलेशनशिप एंड प्रोहिबिटेड डिग्री। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई शादी तो लॉफुल है, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि वो अब साथ नहीं रह सकते, तो क्या उनकी मैरिज को तोड़ा भी जा सकता है? क्या उनकी मैरिज को डिसॉल्व भी किया जा सकता है? जी हां, ऐसी लॉफुल मैरिज को हम लीगली डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है किसी मैरिज को लीगली डिसॉल्व करने की, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। यहां पे आपको दो बातें समझनी है। एक तो ये कि सेक्शन 10 में जो जुडिशियल सेपरेशन की कंसेप्ट दी हुई है वो क्या है, और दूसरा ये कि ये जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है ये उससे किस तरह से डिफर है। तो सेक्शन 10 जो आपका जुडिशियल सेपरेशन की बात कर रहे हैं वो भी तो हस्बैंड वाइफ को अलग अलग कर रहे हैं, और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो सेक्शन 13 है वो भी हस्बैंड वाइफ को अलग अलग कर रहे हैं। फर्क क्या है? जब हस्बैंड वाइफ को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अलग अलग किया जाता है, भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी है रीयूनियन की, और इसके लिए कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। यू कैन चूज योर ओन वे। लेकिन अभी हम परमानेंटली आपको अलग नहीं कर सकते। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड जुडिशियल सेपरेशन। द बोथ रिमेन husband and wife, but nobody can compel the other to make a conjugal relation. This is called judicial separation. लेकिन जब इस रिश्ते को परमानेंटली खत्म कर दिया, now they are as they were before the marriage. शादी से पहले वो हस्बैंड वाइफ नहीं थे और हमने वापस उनको उसी सिचुएशन में पहुंचा दिया है। now they are not husband and wife. This is called dissolution of marriage. मतलब अलग अलग कर दिया गया है पार्टीज को, लेकिन हस्बैंड और वाइफ का स्टेटस खत्म नहीं हुआ है। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल सेपरेशन। और आपके स्टेटस को ही खत्म कर दिया गया। नाउ यू आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को जुडिशियल सेपरेशन से आपको डिफर करना है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात हमें यह समझनी है कि क्या डाइवोर्स की जो कंसेप्ट में अगर हम जा रहे हैं तो डाइवोर्स एक राइट है क्या? वेदर इट कैन बी ट्रीटेड एज अ मैट्रिमोनियल राइट और इट कैन बी टर्म्ड एज ए मैट्रिमोनियल रेमेडी। जब आप सीआरपीसी पढ़ते हैं तो वहां पे क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाता है कि जो आपके बेलेबल ऑफेंसेस है, क्या बेल आपका राइट है क्या वहां पे भी मजिस्ट्रेट मना कर सकते हैं कि नहीं भैया बेलेबल ऑफेंस पर मैं तो बेल नहीं देता? क्या वो कर सकते हैं? चलिए, ये आप सीआरपीसी के अंदर पढ़िएगा। हम जब सीआरपीसी पढ़ेंगे तो उस टाइम बात करेंगे। लेकिन यहां पे आप देखिएगा, हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के खिलाफ डिवोर्स की जो है पिटीशन फाइल कर रहा है कि साहब मेरे को डाइवोर्स चाहिए। तो क्या उसको डाइवोर्स मिल जाएगा? ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर उसको डाइवोर्स नहीं मिलता, उसकी पिटीशन खारिज हो जाती है। या उसने मांगा तो डाइवोर्स था लेकिन कोर्ट उसको जुडिशियल सेपरेशन दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नो, इट इज नॉट योर राइट। इट इज जस्ट ए मैट्रिमोनियल रेमेडी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स ऑफ द केस। द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू डिसाइड व्हाट विल बी। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक मैट्रिमोनियल राइट नहीं है, एक मैट्रिमोनियल रेमेडी है। अब हम बात करते हैं ग्राउंड्स की। तो 1976 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में,
उससे एक बात क्लियर होगी कि आप चाहे जुडिशियल सेपरेशन के लिए जा रहे हैं, चाहे आप डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं, दोनों के ग्राउंड्स सेम है। अब इसके पीछे भी लॉजिक ये रहा होगा कि जुडिशियल सेपरेशन के लिए तो कोई जाता ही नहीं, जाता किसके लिए है? डाइवोर्स के लिए। अब ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम उनको देते कि भाई आप इतने टाइम के लिए अलग रहो, आप अलग रहते हो तो उसके बाद में फिर हमारे पास आ जाओ, हम आपको डाइवोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो इसका मतलब सिचुएशन रीजन सेम है तो उन्होंने ग्राउंड्स भी सेम कर दिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चाहे आप जुडिशियल सेपरेशन की बात कर रहे हैं, चाहे आप डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, ग्राउंड्स दोनों के सेम है। हाँ, जो आपका सेक्शन 13A जो है वो कुछ सिचुएशंस बताता है कि जब कोर्ट आपको सीधा डाइवोर्स ही देगी, जुडिशियल सेपरेशन नहीं देगी। जैसे मान लीजिए कि वन ऑफ द पार्टीज जो है वो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले रहे हैं कि साहब अदर पार्टी जो है उसने रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है, पहले वो हिंदू था मुसलमान या क्रिश्चियन हो गया है, या उसने संन्यास ले लिया है, या उसका 7 सालों से पता ही नहीं है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की अगर हम बात करें तो ये 3 ऐसे ग्राउंड हैं जिन पे जुडिशियल सेपरेशन की बजाय सीधा आपको क्या मिलेगा? डाइवोर्स मिलेगा। अदरवाइज कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो डाइवोर्स की पिटिशन, उनका डाइवोर्स की डिग्री पास कर रही है या जुडिशियल सेपरेशन की। तो आपका आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया कि हम पढ़ क्या रहे हैं। काफी लेंथी टॉपिक है बच्चों, पेशेंस आप रखिएगा, एक एक बात कोशिश करूंगा मैं क्लियर करने की। इसके ग्राउंड्स स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ थ्योरीज इसकी समझनी है। थ्योरीज देखिए, थ्योरीज अगर आपको समझ में आ गई तो ये जितने भी ग्राउंड्स हैं इनके पीछे क्या लॉजिक है आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप देखिएगा, थ्योरी है हमारी विल थ्योरी, फिर उसके बाद में है फॉल्ट थ्योरी, गिल्ट थ्योरी, ब्रेक डाउन थ्योरी एंड म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी। अलग अलग थ्योरीज है बच्चों। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ बेयर एक्ट। ये कोई हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे कि आप कई सेक्शंस में ढूंढने लग जाओ कि साहब ये सेक्शन के अंदर, तो क्योंकि जो जुडिशरी के बच्चे होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि जो बेयर एक्ट के अंदर है उसी पे ही क्वेश्चन आते हैं, उससे बाहर नहीं आते। लेकिन आप ओल्ड क्वेश्चंस पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो जिनका आंसर आपको बेयर एक्ट में कहीं आसपास में भी नहीं मिलता। कंपटीशन का टाइम है, जो एग्जामिनर है वो आप चाहता है कि उसके सामने जो स्टूडेंट आ रहा है वो ऑलराउंडर हो, तभी आपको इतनी बड़ी पोस्ट मिलेगी। तो देखिए थ्योरीज क्या है। पहली थ्योरी है विल थ्योरी। विल थ्योरी जो है वो ये कहती है कि हस्बैंड और वाइफ में से, दोनों में से किसी एक की इच्छा होती है कि वो दूसरे को छोड़ दे। अब उनका समाज, उनका धर्म अगर इस चीज की इजाजत देता है, क्योंकि कानून तो ऐसी इजाजत आपको दे नहीं सकता कि आपकी मन मर्जी आए आप शादी करो, आपकी मन मर्जी हो आप छोड़ो, तो कानून तो ऐसे, तो ऐसा कहीं ना कहीं ऐसी कोई कॉन्सेप्ट आपके रिलीजन से जुड़ी हो सकती है, आपकी कस्टम से जुड़ी हुई हो सकती है। तो अगर वन ऑफ द पार्टीज is in a situation to dissolve the marriage in his own choice, nobody can make a step against this custom. It is a will theory. तो अगर हम बात करें बच्चों मुस्लिम लॉ की, तो मुस्लिम लॉ के अंदर अगर हम तलाक की बात करें तो तलाक अल सुन्नत, तलाक अल बिद्दत है ना। तलाक अल बिद्दत के अंदर ट्रिपल डाइवोर्स की कंसेप्ट आपके आ जाती है, जिसको शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, शमीम आरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, ठीक है। बहुत सारे केसेस आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बैन कर दिया, तो कानून भी आ गया हमारा। लेकिन हम बात करते हैं कस्टम्स की, रिलीजन की, तो वहां पे जो तलाक अल सुन्नत है उसके अंदर हस्बैंड को ये पावर है, कोई नहीं पूछेगा उससे कि रीजन क्या है, कोई नहीं पूछेगा उससे, इला जिहार है, कोई नहीं पूछेगा उससे कि भैया तूने क्यों अपनी वाइफ को छोड़ दिया, क्योंकि उसकी इच्छा है। दिस इज कॉल्ड विल थ्योरी। हिंदुइज्म की अगर बात करें तो हमारे हिंदू लॉ में इस तरह की कोई थ्योरी नहीं है। बट
एट लास्ट अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, तो विल थ्योरी इज द फर्स्ट थ्योरी। अब बात करते हैं फॉल्ट थ्योरी की। मैंने एक कार खरीदी, कार में कोई फॉल्ट आ गया, उसकी मशीनरी में कोई गड़बड़ होगी। अब बताओ मैं क्या करूं? छोड़ दो, और क्या इलाज है भाई? जो गाड़ी अब आपके साथ चल ही नहीं सकती, क्या करोगे उसका? इसी तरह से एक्स और वाई की मैरिज हुई। जब मैरिज हुई ना, उस वक्त तो वो हिंदू था, बाद में उसने रिलीजन चेंज कर दिया। अब आपने ये सोच के शादी की थी कि वो हिंदू है, लेकिन अब वो क्या हो गया, किसी दूसरे रिलीजन में चला गया, तो एक फॉल्ट क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? अब आपकी मर्जी है, आप उसको रखो, आपकी मर्जी है, आप उसे छोड़ो। मर्जी इन द सेंस, या विल थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज देयर इज अ ग्राउंड। एक फॉल्ट क्रिएट हो गया भाई। आपने शादी की थी, बिल्कुल ठीक था, बट अब किसी वजह से वन ऑफ द पार्टीज हैज बिकम इंपॉर्टेंट। दोनों में से एक पार्टी अब नपुंसक हो गई है, दोनों में से किसी एक पार्टी को एक ऐसी बीमारी हो गई है जो ठीक ही नहीं हो सकती। आप बताओ क्या करें? जब चले थे तो बिल्कुल सही चले थे, लेकिन फॉल्ट क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कानून भी जो है वो इक्विटी अप्लाई करेगा, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, और डिसोल्यूशन इज देयर। क्या इलाज है? फिर आता है तीसरी हमारे पास गिल्ट थ्योरी। मैं एक्स मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन आज मुझे पता लगा कि एक्स जो है ना, उसने मर्डर कर दिया। आज मुझे पता लगा कि एक्स ने रेप कर दिया। आज मुझे पता लगा कि एक्स जो है वो किसी होटल में जुआ खेलता हुआ पकड़ा गया। अब बताओ मैं उससे दोस्ती रखूं क्या? क्या मैं उसको अपना दोस्त बनूं? यार उसने ऑफेंस किया है, वो तो गिल्टी फील करेगा ही करेगा, मैं उसके साथ क्यों करूं? अब यही सिचुएशन आप देखिएगा मैट्रिमोनियल कंसेप्ट में अगर आप आए, तो जो हस्बैंड है उसके ऊपर इस तरह के चार्जेस लगे, उससे कोई ऑफेंस हो गया, तो वो तो गिल्टी फील करेगा ही करेगा भाई, करे, हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उसकी बेचारी जो वाइफ है, क्या वो भी ताने सहे क्या सारी उम्र? क्या हम उसको कंपेल कर सकते हैं कि तो इसी आदमी के साथ रहे? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भाई किसी दूसरे का ऑफेंस जो है उसकी हम क्यों गिल्टी फील करें? तो ये आपकी गिल्ट थ्योरी है कि यू आर एम्पावर्ड टू डिसॉल्व द मैरिज। यू आर एम्पावर्ड का मतलब यू मे फाइल पिटीशन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक राइट क्रिएट हो रहा है, आपको एक पिटीशन फाइल करने का राइट तो आपका है ही। ये आपकी क्या होगी? गिल्ट थ्योरी होगी। ये बच्चों थ्योरीज है, उसके बाद में जब आपको एक ग्राउंड्स समझाऊंगा तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि यहाँ वो ऐसी थ्योरी थी, इसी वजह से ये ग्राउंड आपका है। फिर एक थ्योरी है हमारे पास ब्रेकडाउन थ्योरी। शादी होगी, दोनों के विचार ही नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को मारता पीटता है और वाइफ जो है वो चुपचाप सह रही है। यहां पे सिचुएशन ये है कि दोनों बराबर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मामला कोर्ट के अंदर आ गया। यार कोई फॉल्ट नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट नहीं हो रही कि ये दोनों साथ रह जाएं, एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, टोटली ब्रेक डाउन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? कहते हैं मियां बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी? वो चाहते हैं कि उनकी मैरिज डिसॉल्व हो जाए, तो क्या करोगे आप? लेकिन है तो एक दूसरे के अगेंस्ट। तो ये आपकी ब्रेक डाउन थ्योरी है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं लास्ट हमारी म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी, सेक्शन 13B में हम पढ़ेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ एक कॉमन एप्लीकेशन फाइल करें, एक कॉमन पिटीशन फाइल करें, और वो ये कहते हैं कि साहब हम पिछले 1 साल से कम 1 साल से, यानी कि शादी को कम से कम 1 साल हो गया हो, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं और हमारे पास अब ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ रहें, तो इससे अच्छा ये है कि हमें अलग अलग तो रहना है, आप हमारी मैरिज डिसॉल्व कर दो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे किसी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों की कॉमन एप्लीकेशन है। तो कोर्ट क्या करेगा भाई? यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, मियां बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ कोई फॉल्ट है, यहाँ कोई गिल्ट है, यहाँ कोई ब्रेकडाउन है, दोनों की इच्छा है, तो आपका म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी के बेस पे उनकी मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, थ्योरीज आप अपने माइंड में रखिएगा,
उसके बाद हम आते हैं ग्राउंड्स पे। अब अगर आपसे जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड्स पूछ ले तो भी यही ग्राउंड्स हैं, डाइवोर्स के अगर ग्राउंड्स आपको मेंशन करने हैं तो भी यही ग्राउंड्स हैं। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर जुडिशियल सेपरेशन है तो एक पर्टिकुलर टाइम तक है, उसके बाद में आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आपने पहले ही डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया पर कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन किया है, अब आपको एक बार फिर जाना पड़ेगा। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल सेपरेशन द बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ। एक मामला ऐसा था कि कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास कर दी। अब वाइफ जो है वो अपने पीहर में रह रही है, इन बिटवीन उसके हस्बैंड की डेथ होगी। तो जब उसकी प्रॉपर्टी को उसके लीगल एयर्स में डिवाइड किया जा रहा था तो क्या वाइफ का हिस्सा बनेगा क्या? यस, क्योंकि डाइवोर्स नहीं हुआ, सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन हुआ था एंड स्टिल दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वाइफ के ना तो कोई राइट्स खत्म हुए, बस इतना सा राइट उसको एक मिल गया अलग से कि अब उसका हस्बैंड उसको रिलेशंस बनाने के लिए कंपेल नहीं कर सकता। और दूसरा, अगर आपको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री आपकी फेवर में पास हुई है और आप दोबारा मिलना चाहते हैं, रीयूनियन क्रिएट करना चाहते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको सेक्शन 9 में एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज योर ओन चॉइस। आप ऐसा खुद बिना कोर्ट की परमिशन से भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो चीज जो आपकी डिग्री जुडिशियल सेपरेशन की पास हुई थी वो डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं बच्चों ग्राउंड्स की। तो देखिएगा चार्ट के अंदर आपके पास जो पहला ग्राउंड है वो है अडल्ट्री। जैसे ही अडल्ट्री का नाम आता है बच्चों के माइंड में 2018 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। कौन सा? जो जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि अडल्ट्री इज नो क्राइम। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि वो जो आईपीसी के अंदर जो सेक्शन 497 आपका इनवैलिड डिक्लेयर किया गया, उसका यहां रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के अंदर जो फर्स्ट ग्राउंड आपका अडल्ट्री है, इस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो समझिएगा बच्चों इस बात को कि आईपीसी के अंदर अडल्ट्री को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया है, वहां पे उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है, उसका असर आपके हिंदू मैरिज एक्ट पर नहीं है। हालांकि ये बात जो है वो उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कही भी है, लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना कहते हैं ना नीम हकीम खतरा है जान, तो आधा ज्ञान जो है ना वो हमेशा हमारी बेइज्जती करवा देता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अडल्ट्री को आईपीसी से खत्म किया गया है, यहां पे आपका अडल्ट्री का ग्राउंड बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। अब देखिए ग्राउंड क्या कहता है। अगर हस्बैंड ये प्रूव कर दे कि उसकी वाइफ के रिलेशन उसके अलावा किसी और से भी है, या वाइफ सेम यही सिचुएशन प्रूव करती कि उसके हस्बैंड के रिलेशन उसके अलावा किसी और से भी है इन एक्जिस्टिंग पोजीशन, तो ये माना जाएगा कि जो भी ऐसा कर रहा है वो अडल्टरी में है। और एग्रीड पार्टी, अगर वाइफ ऐसा कर रही है तो हस्बैंड एग्रीड पार्टी हो जाएगा, और अगर हस्बैंड ऐसा कर रहा है तो वाइफ एग्रीड पार्टी हो जाएगी, पिटिशनर हो जाएगी। तो यहां पर आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अडल्टरी। अब देखिए बच्चों यहां पर बहुत सारे आपके केसेस भी हैं, बहुत सारे आपके एग्जांपल्स भी हैं। एक मामला आया जिसके अंदर फैक्ट्स कुछ इस तरह के थे कि एक्स ने जो है वो अपनी वाइफ के खिलाफ ये ग्राउंड लिया कि शादी से पहले इसके किसी एम से फिजिकल रिलेशन थे, और ये बात जो है वो उसे अब मैरिज के बाद पता चली है। तो क्या यहां अडल्टरी का ग्राउंड बनता है? तो अगर आप लैंग्वेज वेरिएट की ध्यान से पढ़ें तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है आफ्टर सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज। इसका मतलब ये हुआ कि मैरिज होने के बाद में अगर पति का अपनी पत्नी के अलावा या पत्नी का अपने पति के अलावा किसी से कोई फिजिकल रिलेशन है तो ही अडल्टरी काउंट होगा। शादी से पहले क्या था ये आपका यहां पे एप्लीकेबल नहीं है।
दूसरा, इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है आपको ये साबित करना कि हस्बैंड या वाइफ ऐसी सिचुएशन में है कि वो उन्होंने किसी अदर देन स्पाउस फिजिकल रिलेशन क्रिएट की है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। अगर ये चीज प्रूव नहीं होती है या ये आपका ग्राउंड नहीं है तो भी अडल्टरी नहीं माना जाएगा। एक भाई साहब जो है वो अल्मीरा में, उनको अपनी वाइफ के अल्मीरा में एक लेटर मिलता है। उस लेटर के अकॉर्डिंग वो उसका किसी एक्स पर्सन से जो है वो बड़ा अच्छा परिचय है, लेकिन उस लेटर को पढ़ने से ये चीज बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही कि उसका उस एक्स पर्सन से कभी कोई फिजिकल रिलेशन रहा हो। दिस इज नॉट अडल्टरी। लेकिन आप देखिएगा कि एक भाई साहब जो है वो कहीं बाहर से अपने घर पहुंचते हैं, आउट ऑफ स्टेशन थे, 2-4 दिन के लिए वो घर पहुंचते हैं, और घर पर जैसे ही वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में उनकी वाइफ के अलावा मिस्टर एक्स भी है। अब वो एक्स उसका कोई रिलेटिव नहीं है, उसकी वाइफ का या उनका उसके हस्बैंड का कोई रिलेटिव नहीं है, कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि एक्स जो है वो उनके घर में हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वाइफ से उसके रिलेशन है। तो इस तरह की बातें, सेम बात अगर मान लीजिए वाइफ आ जाए, अब के भाई मैं हस्बैंड को सरप्राइज दूंगी और आगे उसको खुद को सरप्राइज दे जाए, तो सेम इसी सिचुएशन में, तो इसका मतलब बच्चों मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे ये जो आपकी अडल्ट्री की कंसेप्ट है उसके अंदर प्रिजम्पशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशन है। जरूरी नहीं है कि आपको प्रूव करना पड़े। अभी एक एग्जांपल आपको और देता हूं। एक भाई साहब जो है वो फौजी थे, और जब वो अपने घर पहुंचे, लगभग 2 साल बाद वो अपने घर पहुंचे, तो घर पहुंचे तो घर पे जाते ही उनको पता लगा कि अब तो उनके एक बेटा भी है। अब आप सोचिएगा कि 2 साल से जो आदमी घर आया ही नहीं, वो एक बच्चे का बाप कैसे हो सकता है। अब इस मामले को अगर कोर्ट में लेकर जाए, इस मामले को अगर कोर्ट में ले जाया जाए तो क्या अडल्ट्री प्रूव होगी? नो डाउट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बच्चा जो दुनिया में आया है उसकी वाइफ के अदर देन हस्बैंड रिलेशन रहे तो ही तो बच्चा दुनिया में आया है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर इस आदमी के साथ रिलेशन थे आप ये प्रूव करो। आप ये चीज लीगली प्रूव हो रही है। लेकिन आप देखिएगा इसी तरह के फैक्ट्स ऑक्सफोर्ड वर्सेस ऑक्सफोर्ड के केस में भी थे। हस्बैंड ने वो अडल्ट्री का चार्ज लगाया वाइफ पे, लेकिन वाइफ ने ये साबित कर दिया कि उस बच्चे का जन्म जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी की जो प्रोसेस थी, भाई मेडिकली उस बच्चे को जो है उसने जन्म दिया, एक मेडिकल ट्रीटमेंट के बेस पे जो है वो बच्चा दुनिया में आया। तो यहां पर कोर्ट ने इसको अडल्ट्री नहीं माना। तो अडल्ट्री के मामले में बच्चों अपने की मैरिज जो है वो वैलिड है। दूसरी ये कि आप ये साबित कर रहे हैं कि आप हस्बैंड या वाइफ का किसी अदर देन स्पाउस जो है उससे फिजिकल रिलेशन है। खाली अगर आपको शक हो भाई आप अपनी वाइफ को किसी के साथ बाइक पे जाते हुए देख लें, या वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को किसी लड़की के साथ मूवी में देख ले, तो ये बातें जो है वो आपकी अडल्ट्री क्रिएट नहीं करती। आपको अनडाउटली ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनका किसी के साथ फिजिकल रिलेशन रहा है। और ये भी ध्यान रखिएगा ये चीज मैरिज के बाद की है। मैरिज से पहले अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपका अडल्ट्री का ग्राउंड काउंट नहीं होगा। और यहां पे ये भी ध्यान रखिएगा कि इस एक्ट के कमेंस होने से पहले, यानी कि 18 मई 1955 को आपका ये एक्ट अप्लाई हुआ था, इससे पहले अगर किसी आदमी ने कोई शादी की थी और वो शादी वॉइड थी, अब वो मैरिज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पहले वाली वाइफ से अभी भी रिलेशन क्रिएट करता है तो भी आपकी अडल्ट्री मानी जाएगी, तो इसके बाद में फिर हमारे पास सेकंड ग्राउंड आता है क्रूरलिटी। तो जो स्टूडेंट्स भले वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, या राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो जहां पे ऐसे टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि जब आपसे ग्राउंड्स पूछे जाते हैं तो क्रूरलिटी पे एक अलग से क्वेश्चन आपका मेंशन हो सकता है। अब यहाँ पे क्रूरलिटी की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। आप ये समझिएगा कि
वन ऑफ द स्पाउस, चाहे हस्बैंड वाइफ के लिए कहे चाहे वाइफ हस्बैंड के लिए कहे, अगर वन ऑफ द स्पाउस ये प्रूव कर दे कि उसको दूसरे से इतना ज्यादा खतरा है कि सामने वाला उसको मार भी सकता है, उसके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, या उसने ऐसा कभी किया भी है, देन इट इज कॉल्ड क्रूएलिटी। तो यहां पे देखिएगा एक इंग्लिश केस है हमारे पास, रसेल वर्सेस रसेल। अब ये जो बच्चों इंग्लिश केस आपका रसेल वर्सेस रसेल का, इसके अंदर ये बात इन्होंने क्लियर करी कि अगर हस्बैंड ये साबित कर दे या वाइफ हस्बैंड के खिलाफ ये साबित कर दे कि उसकी बॉडी को नुकसान है, तो ये क्रूएलिटी है। पर लेकिन इंडियन रेफरेंस के अंदर अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पे ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ऐसा एप्रीहेंशन क्रिएट हो कि बॉडी को नुकसान होगा ही होगा। अगर आपने एक ऐसा कोई सिंगल अटेम्प्ट भी किया है जिससे वाइफ को फिजिकल पेन हुआ है, तो भी ये आपकी क्रूएलिटी है। इंडियन रेफरेंस में अगर बात करें तो क्रूएलिटी जो है वो दो तरह की है, फिजिकल क्रूएलिटी और मेंटल क्रूएलिटी। और मेंटल क्रूएलिटी जो है बच्चों को अपने आप में एक बहुत वाइड कंसेप्ट है। अब आप देखिए कि फिजिकल क्रूएलिटी का मतलब मारपीट की हस्बैंड ने वाइफ के साथ या वाइफ ने हस्बैंड के साथ, तो ये फिजिकल क्रूएलिटी है। लेकिन दस्ताने वर्सेस दस्ताने के अगर हम फैक्ट्स देखें, उसके अंदर क्या होता है भी, उनकी जो बच्ची है उसको फीवर है 104 डिग्री, और वाइफ जो है ना उस बच्चे को मेडिसिन देने की बजाय उसको पीटती है। अब बताओ, उस बच्चे के खिलाफ अगर बात करें तो फिजिकल क्रूएलिटी है, लेकिन यहां तो बात हस्बैंड वाइफ की हो रही है, तो हस्बैंड के ऊपर जो एक मेंटली प्रेशर पड़ रहा है, वो जो क्रूएलिटी उसके साथ हो रही है उसको फिजिकल तो नहीं बोल सकते ना, इट इज मेंटल क्रूएलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपको ऐसा लगता है कि मेंटली आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, तो आपके मेंटल क्रूएलिटी है। परिवार वाले ससुराल वाले जो है वो डायवरी के लिए, दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं, मेंटल क्रूएलिटी है। बारी बारी ताने दिए जा रहे हैं, मेंटल क्रूएलिटी है। तो आपका क्रूएलिटी के अंदर फिजिकल और मेंटल क्रूएलिटी दोनों तरह के मामले आपके इसके अंदर आप कह रहे हैं। अब एक देखिएगा, एक बड़ा अच्छा केस था, उसके अंदर वाइफ ने जो है वो मेंटल क्रूएलिटी के बेस पे डाइवोर्स की बात की। उसने ये कहा कि भाई मेरे जैसे ही रिश्तेदार आते हैं तो मेरे हस्बैंड जो है वो उनकी बड़ी बेइज्जती करते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, मेरे को मेरे बियर जाने भी नहीं देते। बहुत सारी बातें जो है उसने कोर्ट्स के अंदर बताई, लेकिन जब प्रूव करने की बात आ रही थी तो कहीं ना कहीं जो पिटिशनर है वो थोड़ी कमजोर पड़ रही थी। बातों बातों में पिटिशनर ने ये भी बताया कि एक बार उसके हस्बैंड ने घर में कोई चीज पड़ी थी, वो उठा के उसके सर पे दे मारी और उसके लगभग 7-8 टांके भी आए और वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रही। कोर्ट ने कहा भाई आप उसका प्रूफ लेके आओ। तो यहां पर बात तो मेंटल क्रूएलिटी की हो रही थी, लेकिन प्रूफ क्या होगी, फिजिकल क्रूएलिटी। तो कोर्ट ये कहता है, हमारा कानून ये कहता है कि अगर हम फिजिकल और मेंटल क्रूएलिटी दोनों की बात कर रहे हैं तो फिजिकल क्रूएलिटी इज द बेस्ट ग्राउंड टू डिसॉल्व द मैरिज। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे। अब देखिए मेंटल क्रूएलिटी का जो एरिया है, जो स्कोप है, वो काफी वाइड है। क्यों? क्योंकि अब जैसे ऑक्सफोर्ड वर्सेस ऑक्सफोर्ड का मामला मैंने बताया कि उसके अंदर हस्बैंड ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो बच्चा उसका है, जबकि वाइफ ने ये प्रूव कर दिया कि एडल्ट्री का मामला नहीं है, पर हस्बैंड जो है उसके माइंड में ये बात सेट नहीं हो रही। तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी वो मैरिज डिसॉल्व करवा सकता है? मेंटल क्रूएलिटी इज देयर। भाई उसको परेशानी है ना, ग्राउंड कोई भी अगले उसको परेशानी है, उसके दिमाग में ये बात चल रही है। तो आपका मेंटल क्रूएलिटी, आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे पार्टी जो है वो कोई और ग्राउंड प्रूव नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी मेंटली वो बड़ी हरेस्ड है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी मैरिज डिसॉल्व करवाई जा सकती है। फिर बात करते हैं डेजर्शन की। तो देखिए बच्चों, डेजर्शन की जो हमारी कंसेप्ट है, अगर हस्बैंड ये प्रूव कर दे कि उसकी वाइफ ने बिना किसी रीजन के उसको छोड़ दिया और पिछले 2 साल से
2 साल का टाइम पीरियड याद रखिएगा, वो उसके साथ नहीं रह रही है। या सेम अगर वाइफ ये प्रूव कर दे कि पिछले 2 साल से हस्बैंड जो है उसके साथ नहीं है, देन इट इज ए सिचुएशन ऑफ डेजर्शन। डेजर्शन का मतलब ही सिंपल सा होता है कि आपके कुछ ड्यूटीज हैं, आप उन ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहे हो। जब मैरिज क्रिएट किए, कंजुगल रिलेशंस क्रिएट करने चाहिए, अगर आप उनसे भाग रहे हो देन यू आर डेजर्टर। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा बच्चों, 2 इयर्स की कंसेप्ट है। डाइजेशन में भी 2 चीजें हैं, एक्चुअल डाइजेशन एंड कंस्ट्रक्टिव डाइजेशन। हस्बैंड जो है वो अपने घर पे है, वाइफ जो है वो अपने मामा के यहां रहती है, अपने पेरेंट्स के यहां रहती है। हस्बैंड ने बहुत बार कोशिश की उसको वापस लाने के लिए, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। तो एवरीबडी नोज कि दे आर लिविंग सेपरेटली। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डेजर्शन। अब एक बड़ा अजीब सा मामला आया, वाइफ ने कोर्ट के अंदर डाइवोर्स की एप्लीकेशन फाइल की, लेकिन ना तो अडल्ट्री प्रूव हो रही, बड़ा देवता आदमी था, पाठ पूजा करने वाला था, ना क्रिमिलिटी प्रूव हुई। क्यों? क्योंकि भाई ने कभी हाथ ही नहीं उठाया, कभी ऊंची आवाज में बात ही नहीं की, कोई धर्म चेंज नहीं किया, कोई बीमारी नहीं। अब बड़ी मुश्किल है। और ऐसा भी नहीं है कि वो उसको पीएन छोड़ के आ गया और वापस कभी लेके ना आए, लेकिन फिर भी वो डाइवोर्स की बात कर रही है। तो कोर्ट के अंदर क्या फैक्ट सामने आया कि सब पिछले 3 सालों से वो अपने सास के साथ उसके रूम में सो रही है, और हस्बैंड जो है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो उसका कमरा है वहां सो रहा है। पिछले 3 सालों से उनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशन क्रिएट नहीं हुए। अब बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप डाइजेशन की लैंग्वेज को ध्यान से देखें तो वन ऑफ द स्पाउस जो है उसको अगर अपनी सोसाइटी से अलग कर रहा है, सोसाइटी का मतलब उसको कंजुगल रिलेशन से अलग कर रहा है, भले ही एक ही छत के नीचे हो, तो भी ये डाइजेशन माना जाएगा। और इस तरह के डाइजेशन को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव डाइजेशन, यानी कि आणविक अभिद्यसन। तो ये भी आपके पास एक ग्राउंड है। उसके बाद में फिर कन्वर्जन है, शादी की थी तब तो हिंदू था, पर बाद में उसने कोई दूसरा धर्म चेंज कर लिया, किसी दूसरे धर्म को उसने एडमिट कर लिया, तो ये भी एक ग्राउंड है। चाहे हस्बैंड ने किया हो, चाहे वाइफ ने किया हो, सामने वाली जो पार्टी है उसके पास भी ये ग्राउंड है। लेकिन यहां ये ध्यान रखिएगा, एक मामले में हस्बैंड ने ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं हिंदू नहीं हूं, तो क्या वाइफ के पास ये ग्राउंड आ गया? नहीं। जब तक वो कोई दूसरा रिलीजन एडमिट नहीं कर लेता, ये ग्राउंड वाइफ के पास नहीं होगा। उसके बाद में फिर हमारे पास है इनक्यूरेबल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या मेंटल डिसऑर्डर। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो भी एग्रीवेड पार्टी है, जो पिटिशनर है, वो ये प्रूव करती है कि जो सामने वाला स्पाउस है उसकी मेंटल सिचुएशन ऐसी है कि उसके साथ रहना अब इम्पॉसिबल है। मेंटली वो डिसऑर्डर है, उसका माइंड इतना मैच्योर नहीं है कि वो मैट्रोमोनियल रिलेशन को समझ सके, या उसका पागलपन अब इस हद तक पहुंच गया है कि वो ठीक नहीं हो सकता। तो ये भी एक ग्राउंड है। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है बच्चों। अगर ये साबित हो जाए कि पिछले 2 महीने से वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में है, लेकिन ये साबित हो रहा है कि वो ठीक नहीं हो सकता, तो भी आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है। उसके बाद में फिर हमारे पास आ जाता है वेंट्रियल डिसीज। अगर मैं ये कहूं कि ये पॉइंट जो है वो आपका एड्स की जो बीमारी है उसके लिए है। अगर हस्बैंड ये प्रूव कर दे कि उसकी वाइफ को इस तरह की बीमारी है जो उसकी भी लग सकती है, या वाइफ ये प्रूव कर दे कि उसके हस्बैंड को ऐसी बीमारी है जो उसके भी लग सकती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी यहां पे डाइवोर्स का ग्राउंड आपको मिलेगा। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारे पास कि अगर हस्बैंड या वाइफ ने फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, सिंपली अपन ये बोलते हैं कि हस्बैंड ने संन्यास ले लिया, मोह माया त्याग दी, या वाइफ ने जो है वो संन्यास ले लिया, साधु बन गई कि भैया मेरे को अब इस परिवार से, इस घर परिवार से कुछ नहीं लेना देना। अंग्रेजों ने इसे सिविल डेथ का नाम दिया बच्चों। तो अगर सिविली डेड है, इसका मतलब आप दुनिया में तो हैं, लेकिन आपने मोह माया त्याग दी। तो अब आप बताओ, आपने तो मोह माया त्याग दी, जरूरत तो नहीं है कि सामने वाला भी ऐसा हो जाए। तो यहां पर भी हमारे पास एक ग्राउंड है कि उस मैरिज को डिसॉल्व करके
कोई दूसरी मैरिज करें। फिर उसके बाद में आपके पास आ जाता है प्रीजम्पशन ऑफ डेथ। अगर हस्बैंड ये प्रूव कर दे कि पिछले 7 सालों से उसकी वाइफ को किसी ने देखा नहीं सुना नहीं, 7 सालों से वो लापता है, या वाइफ ये प्रूव कर दे कि उसका हस्बैंड जो है वो पिछले 7 सालों से गायब है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एविडेंस एक प्रिजम्पशन मान ली जाएगी कि वो मर चुका है या वो मर चुकी है। तो यहां पर भी आपके पास ग्राउंड है उस मैरिज को डिसॉल्व करने का। अब बच्चों वो जो मैंने आपको थ्योरीज बताई थी, विल थ्योरी तो हमारे हिंदू लॉ में एप्लीकेबल ही नहीं है। अब वो जो मैंने थ्योरीज बताई थी, फॉल्ट थ्योरी, गिल्ट थ्योरी, ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ बुक्स जो है वो फॉल्ट थ्योरी और गिल्ट थ्योरी को जो है वो एक ही मानती है, कुछ किताबों में ये अलग अलग है। अब ये कोई बेल एक्ट के अंदर तो है नहीं, कोई हमारे जुडिशरी ने तो कोई पास मतलब कोई ऐसा कोई डिसीजन दिया नहीं, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं आपके जुडिशरी के, तो इनमें कहीं ना कहीं व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि फॉल्ट थ्योरी और गिल्ट थ्योरी दोनों अलग अलग है। अब देखो कन्वर्जन है, तो शादी की थी तब तो हिंदू था, बाद में रिलीजन चेंज हो गया, फॉल्ट क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया। अडल्टरी है भाई, वो गलत काम कर रहे हैं, हम क्यों उसकी गिल्टी फील करें। तो इस तरह से कोई भी आप ग्राउंड ले लें वो आपका कहीं ना कहीं फॉल्ट थ्योरी में, गिल्ट थ्योरी में, या फिर जैसे आपकी रिलेटिव है, दोनों ही जो है वो एक दूसरे को, अगर मान लो एक्स वाई को मार रहा है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट थ्योरी होगी, है ना। लेकिन अगर दोनों ही एक दूसरे के साथ बड़े क्रूएलिटी क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन थ्योरी अप्लाई हो जाएगा। तो कोई भी ग्राउंड अगर आप ले लें तो कहीं ना कहीं उन थ्योरीज के साथ आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो ये बच्चों ये सारे के सारे जो ग्राउंड्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे हस्बैंड और वाइफ दोनों को अवेलेबल है। दूसरी बात, ये सारे के सारे ग्राउंड्स आपके जुडिशियल सेपरेशन में भी आएंगे और डाइवोर्स में भी आएंगे। बस जो सेक्शन 13A है आपका, वो ये कह रहा है कि अगर आपका ग्राउंड कन्वर्सन का है, अगर आपका ग्राउंड सिविल डेथ यानी कि फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, या फिर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ का कि वो 7 साल से उसका आता पता ही नहीं है, तो इन 3 सिचुएशन के अंदर जुडिशियल सेपरेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है। यहां पे कोर्ट सीधा डाइवोर्स की डिग्री जो है वो पास करेगा। अब हम बात करते हैं बच्चों कि इसके अलावा भी कोई हमारे पास ग्राउंड हो सकते हैं क्या। तो देखिएगा सेक्शन 13 क्लोज 1A, ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल A लिखा हुआ है, कहीं आपको जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप हो उसमें 13A लिख दे या 13A स्मॉल a लिख दे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सिंबल क्या आपको दिया हुआ है। तो 13A1A जो है इसके अंदर ये कहा हुआ है कि जो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हुई थी सेक्शन 10 के अंदर, भाई आपको कोर्ट ने ये कहा हम डाइवोर्स तो नहीं देंगे आपको, लेकिन आप पहले 1 साल के लिए हमें अलग रह के दिखाओ, और वो 1 साल से अलग रह रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में वो डाइवोर्स के लिए आ जाएंगे। अब ये देखो ये बात चाहे तो यहां पर भी लिख सकते थे ना, लेकिन यहां पर उन्होंने जानबूझ के इसलिए नहीं लिखी क्योंकि अगर ऐसा लिखते तो ये ग्राउंड सीधा, ये क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए है, डाइवोर्स के लिए है, जुडिशियल सेपरेशन के लिए नहीं, क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन तो आपको ऑलरेडी पहले दिया जा चुका है। तो ये आप देखिए 13A के अंदर फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जुडिशियल सेपरेटली, मतलब जुडिशियली आप सेपरेट हैं 1 साल से, तो आप सीधा डाइवोर्स के लिए आ सकते हैं। एक ग्राउंड आपका ये हो गया। फिर आप आ जाओ सेक्शन 9 के अंदर। सेक्शन 9 जो है ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप सेक्शन 9 पढ़ो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसके अंदर जो जुडिशरी की पर्पज से या हम यूजीसी नेट के पर्पज से देखें तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 जो है उसको ध्यान से देखिएगा कि सेक्शन 9 कहीं हमारे किसी आर्टिकल का वायलेशन तो नहीं कर रहा या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 13(1)(a) के अंदर ये बताया गया है कि हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ बसने की एप्लीकेशन लगाई, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की एप्लीकेशन लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी वाइफ जो है वो हस्बैंड के साथ नहीं रहती, या वाइफ की फेवर में जो है वो डिग्री पास हुई फिर भी हस्बैंड जो है वो वाइफ के साथ नहीं रहता, तो ऐसी सिचुएशन में की वायलेशन ऑफ दी डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स हुआ कि नहीं हुआ सेक्शन 9 में, तो इसके खिलाफ भी जो है वो आप आ सकते हैं और डाइवोर्स की डिमांड कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास एक पार्ट था, ये दोनों पार्ट हस्बैंड और वाइफ दोनों को अवेलेबल हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन भी आपका अलग बनता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में भी जो है अलग से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कि क्या ऐसे ग्राउंड्स हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है,
तो यहां पे आप देखिएगा सेक्शन 13 का जो क्लोज 2 है, ये डब्ल्यू मैंने सिर्फ वाइफ के लिए लिखा है, ये इसका कोई क्लोज नहीं है, यहां पर ये भी कोई क्लोज नहीं है, ये सिर्फ मैंने हस्बैंड और वाइफ समझाने के लिए लिखा है। तो 13 का जो आपका क्लोज 2 है वो आपको 4 डिफरेंट ग्राउंड्स दे रहे हैं। ये ग्राउंड सिर्फ और सिर्फ वाइफ, इसका मतलब वाइफ को ये सारे भी अवेलेबल है और ये भी है। तो पहला ग्राउंड है बाइगेमी का। अगर वाइफ ये प्रूव कर दे कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, तो ऐसी सिचुएशन में वो डाइवोर्स ले सकती है। अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाएगी भी, जब आपका एक्ट ये कह रहा है कि दूसरी शादी कर ही नहीं सकते, दूसरी शादी करोगे तो वो क्या है, वॉइड है ना, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, उसको क्या टेंशन है डाइवोर्स लेने की। लेकिन आप देखिएगा मेंटली अरेंजमेंट हुई कि नहीं हुई, तो अगर ये पॉइंट ना होता तो हम इसको कहीं ना कहीं मेंटल क्यूरिटी में कवर कर लेते, लेकिन स्पेशली ये बात उसको बता दी। कैसे भी, चलो अब तो सेकंड मैरिज आपकी वॉइड है, लेकिन इस एक्ट के लागू होने से पहले अगर कोई आपने एक से ज्यादा शादियां की है तो फिर आप कहां जाओगे। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखिए, ये एक्ट आपका 18 मई 1955 को अप्लाई हुआ। उससे पहले एक्स ने पहले शादी की W1 से, फिर शादी की W2 से, तो बताओ दोनों शादियां आपकी क्या है, वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि वहां पर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं थी कि आप एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते। अब अगर W1 ये सोच के कि उसने W2 से भी शादी कर ली, डाइवोर्स लेना चाहे तो क्या वो ले सकती है, नो प्रॉब्लम, ले सकती है कि साहब इसने एक से ज्यादा शादियां की है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या W2 जो है वो उससे डाइवोर्स की बात कर सकती है क्या। आज के रेफरेंस में अगर देखें 18 मई 1955 के बाद में अगर मैरिज हुई है तो वो तो है ऑलरेडी वॉइड, तब तो वो डाइवोर्स की बात नहीं कर सकती। लेकिन अगर उससे पहले जो सेकंड वाइफ है वो क्या डाइवोर्स की बात कर सकती है, कि बिल्कुल कर सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मैरिज वैलिड है, भले वो दूसरी हो तीसरी हो, एक्ट से पहले की हो, वहां पे अगर वो डाइवोर्स की बात कर रहे हैं तो आप 13(2) का फायदा ले सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ किसको अवेलेबल है, वाइफ को, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर वाइफ ये प्रूव कर दे कि उसका हस्बैंड जो है उससे रेप हुआ है और ये प्रूव हो गया है, सोडोमी बुदामेथोन है ना, फिजिकल हरेसमेंट की कंसेप्ट में आप इसको ले सकते हैं कि उसका हस्बैंड उसके साथ इस तरह के रिलेशंस क्रिएट कर रहे हैं। बेस्टिलिटी का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर कोई वाइफ ये प्रूव कर दे कि उसका हस्बैंड जो है वो जानवरों के साथ फिजिकल रिलेशन क्रिएट करता है, तो यहां पर भी एक बहुत अच्छा ग्राउंड वाइफ को मिल जाता है डाइवोर्स का। अब एक चीज देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो स्पेशली हमारे कानून में मेंशन है। मान लो ये चीजें ना हो तो फिर हम इसको कहां कवर कर सकते हैं, सारे के सारे आपके मेंटल क्यूरियोसिटी का पार्ट बन सकते हैं। उसके बाद में आप देखिएगा फिर थर्ड प्रोविजन इसके अंदर ये कहा गया है कि जो आपका सेक्शन 18 है, हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का, या जो सेक्शन 125 है CRPC का, वहां कोई डिग्री पास हुई है, यहां कोई ऑर्डर पास हुआ है मेंटेनेंस का कि भाई वाइफ तुझसे अलग रहेगी और तू इसको खर्चा पानी भी देगा जब तक ये रीमैरिज नहीं कर लेती, या डाइवोर्स की कंसेप्ट नहीं है तो रीमैरिज की कंसेप्ट भी नहीं है, बस खाली वाइफ अलग रह रही है, तो वो या डाइवोर्स की कंसेप्ट अपने नहीं लेकर चलेंगे, क्योंकि डाइवोर्स तो उसने लेना है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सिर्फ मेंटेनेंस की डिग्री जो है वो वाइफ की फेवर में पास हुई है, भले सेक्शन 18 हो, भले सेक्शन 125 CRPC हो। और ये जो आपका CRPC है 1974 का, इससे पहले 1898 की CRPC थी, उसके अंदर सेक्शन था आपका 488 जो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन एक्ट में मेंशन है, तो अपने याद रख लीजिए, कोई टैक्स नहीं लगेगा याद रखने में। तो इसका मतलब ये हुआ, आज के रेफरेंस में बात करें तो भला सेक्शन 18 के अंदर उसको मेंटेनेंस की डिग्री उसकी फेवर में हो, या सेक्शन 125 के अंदर मेंटेनेंस का ऑर्डर उसके पास हो, इसके बावजूद भी अगर हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे रहा तो वाइफ के पास ग्राउंड है डाइवोर्स का। तो वाइफ के पास ग्राउंड है डाइवोर्स का। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों,
डाइवोर्स मिलने के बाद में भी वो मेंटेनेंस कंटिन्यू रख सकती है जब तक रीमैरिज ना कर ले। ठीक है, तो यहां पे अगर खाली मेंटेनेंस उसको मिल रहा है लिविंग सेपरेटली, कभी डाइवोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया, खाली मेंटेनेंस है और फिर भी मेंटेनेंस नहीं मिल रहा, तो वो डाइवोर्स के लिए जाएगी। फिर उसके बाद में देखिएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका सेक्शन 13(2) का, इसको अपन बोल सकते हैं ऑप्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, व्यस्तता की अवधारणा, ऐसा कुछ हिंदी में है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर लड़की की उम्र जो है वो 15 साल से भी कम थी और उसकी शादी हो गई, ये तो मैंने आपको मैरिज की कंडीशंस में बताया था, भाई मैरिज वैलिड होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो ये मान के चलते हैं कि साहब लड़की अगर 18 साल से कम है या 21, लड़का 21 साल से कम है तो मैरिज ही वॉइड है। तो ये तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 11 के अंदर जहां पे वॉइड मैरिज डिफाइन की हुई है वहां पे ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है। और दूसरा लॉजिक आपके सामने यहां आ जाएगा, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि भाई 18 साल से कम वाली मैरिज वॉइड ही होती है, तो जब मैरिज वॉइड है तो डाइवोर्स की तो कंसेप्ट हो ही नहीं सकती, फिर ये यहाँ पे क्यों लिखा है इन्होंने? इसका मतलब ये है बच्चों कि किसी भी उम्र में शादी हो जाए मैरिज कभी वॉइड नहीं होती। हाँ, अगर 15 साल से कम की उम्र में शादी हुई है, समझिएगा इस बात को, 15 साल से कम की उम्र में शादी हुई है तो ऐसी बच्ची जो है, ऐसी लड़की, लेकिन शर्त यही है, एक तो 15 साल से कम की उम्र में शादी हुई हो और दूसरी अभी उसकी उम्र 18 साल की नहीं हुई है। इसका मतलब अगर वो 18 साल की हो चुकी है तो ये ग्राउंड उसके लिए खत्म है, फिर उसको इनमें से कोई ग्राउंड लेना पड़ेगा। लेकिन अभी वो 18 साल की नहीं हुई है, इसलिए पिटीशन फाइल कर दी 18 साल के होने से पहले, और बेस क्या है कि उसकी शादी 15 साल से पहले हुई थी। अब यहां पर अगर मान लो ये लिख दिया जाए कि साहब शादी तो 15 साल से पहले हुई थी, लेकिन जब वो 17 ईयर्स की थी ना, तो उसके हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशन क्रिएट हो गए, आपके किस बात का डाइवोर्स कोर्ट कहता है नो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही उनके बीच में फिजिकल रिलेशंस है। अगर वो इस शादी को डिसॉल्व करवाना चाहती है तो ये उसके पास ऑप्शन है, ये उसके पास ऑप्शन है, वो करवा सकती है। लेकिन दो बातें ध्यान रखनी है, ये प्रूव करना पड़ेगा कि शादी 15 साल से पहले हुई थी, और दूसरा ये कि अभी मतलब पिटीशन फाइल करने की जो डेट है उस डेट तक उसकी उम्र 18 साल की नहीं थी। तो ये ग्राउंड्स जो थे वो सिर्फ और सिर्फ वाइफ के पास अवेलेबल थे। तो इसका मतलब अगर हम वाइफ के सारे ऑल ग्राउंड्स की बात करें तो ये सारे भी आ जाएंगे और 13(2) के भी आ जाएंगे। तो हस्बैंड के लिए तो 13(1) और 13(1)(a) है, और वाइफ के लिए 13 भी है, 13(1)(a) भी है, 13(2) भी है। इसके बाद में फिर हमारे पास एक और छोटा सा पार्ट बचता है बच्चों, सेक्शन 13(b) म्यूचुअल कंसेंट की अगर हम बात करें तो देखिए, मैं इन पे केसेस जो है मैं एक सेशन लगाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि हमें इन सेक्शंस को कैसे याद करना है और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से आपके सेक्शन केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मेरा पर्पज सिर्फ इतना सा है कि ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, आप इनका मीनिंग क्लियर करें। तो अब बात करते हैं 13(b) की, म्यूचुअल कंसेंट की। यहां पे अगर ये लिखा जाए, मतलब जो पिटीशन है उसके अंदर ये लिखा जाए कि हम दोनों, इसका मतलब म्यूचुअल कंसेंट की बात हो रही है। थ्योरी कौन सी आएगी? म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एक कॉमन एप्लीकेशन लगा रहे हैं कोर्ट के अंदर और वो ये कह रहे हैं कि साहब हम पिछले 1 साल से अलग अलग रह रहे हैं और अब हमारे पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम दोनों आगे कभी एक हो जाएं, तो इससे अच्छा है तो खत्म करो इस मैरिज को। तो ये जो कंसेप्ट है बच्चों, इसको अपन बोलते हैं 13(b) के अंदर म्यूचुअल कंसेंट के बेस पे वो डाइवोर्स की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन है बहुत बड़ी। पहली कंडीशन तो ये है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि पिछले 1 साल से आप अलग अलग रह रहे हैं। दूसरा, जिस दिन आप एप्लीकेशन फाइल करोगे ना, उसके 6 महीने तक तो आपकी एप्लीकेशन पे कोई विचार ही नहीं होगा। फिर जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल की थी उसके 1.5 साल में, यानी कि विदिन 18 मंथ आपकी एप्लीकेशन पे विचार होगा। तो ये 6 से 18 वाले में कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे क्या करते हैं, ये जो 18 की कंसेप्ट है ना, वो 6 मंथ के बाद की मानते हैं। नहीं, मैंने अगर आज एप्लीकेशन लगाई है कि साहब हम हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहना चाहते हैं, हमारे मैरिज डिसॉल्व कर दो, तो 6 महीने तक तो इस पे कोई जिक्र ही नहीं होगा।
ऐसे में अगर हम रेस्टिट्यूशन कर लेते हैं अपने आप, तो फिर हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा मामला। लेकिन अगर 6 महीने तक हम कोई रेस्टिट्यूशन नहीं करते, कोई रीयूनियन नहीं करते, तो फिर कोर्ट जो है वो हमारी एप्लीकेशन पे विचार करेगा। तो जिस दिन, मतलब आज के दिन से टोटल 18 मंथ का टाइम है, यानी कि 18 महीने के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन पे कहीं ना कहीं कोर्ट कंसीडर करेगा, उसको कंसीडर करेगा और आपकी फेवर अगेंस्ट या जो भी हो, क्योंकि अगर कोलिजन की बात हो रही है कि साहब ये जो बातें लिख रही है वो झूठ है, तो एक अलग मैटर है। अदरवाइज विद इन 18 मंथ बट नॉट बिफोर 6 मंथ म्यूचुअल कंसेंट के बेस पे मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो बच्चों काफी वाइड कंसेप्ट है, कम से कम ये मान के चलिए कि 5 से 6 लेक्चर जो है इस पे आराम से हम इजीली लगा सकते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सीख सके, मेरा यही पर्पस है। तो बेर सामने रखिएगा, इस चैप्टर को एक बार फिर ध्यान से देखिएगा। मैं आरपी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एसडी लॉ पीजी कॉलेज श्रीगंगानगर से कोशिश करता रहूंगा कि आपको हर चीज जो हिंदू लॉ के अंदर या जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर हर कंसेप्ट मैं आप तक पहुंचा सकूं। आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अपने साथियों को भी मेरे साथ जोड़िए, मैं भी उन तक पहुंचूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा। कहीं किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो उसके ऊपर मेरे पास एक शॉर्ट वीडियो क्लिप है, ऑडियो मेरे पास उस आंसर की है, तो वो आप मुझसे पर्सनली ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।